बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज है 13 सितंबर और दिन है इतवार का। इस वीडियो में हम दो तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे। ख़ास तौर पर सानिया मोटरवे की आड़ में जो दो तीन घिनौने खेल शुरू हो चुके हैं उन पर हम बात करेंगे। सानिया मोटरवे हुआ, एक खातून के साथ जो कुछ हुआ, सब लोग अफसरदा भी हैं, सब लोग गुस्से में भी हैं, सब लोग मजम्मत भी कर रहे हैं और कोई भी ये नहीं चाहता कि खुदा न खास्ता इस तरह का वाक़या दोबारा पाकिस्तान में हो। लेकिन हमने देखा कि उस साने के बाद क्या चीज़ें शुरू हो गई। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ शुरू हुई वो ये हुई कि दोबारा वो मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी वाला जो मामला है वो शुरू कर दिया गया है। वो ख़वातीन जो साल में एक मरतबा निकला करती थी, उन्होंने दोबारा इस साने और इस वाक़े की आड़ में वो मुहिम सारी शुरू कर दी है। हालांकि मुझे समझ नहीं आती कि इस सारे मामले का उसके साथ क्या लेना देना है जो दोबारा ये मुहिम शुरू कर दी गई है। ये हम इस पर कोई गौर नहीं कर रहा। रियासती इदारों की खामोशी नज़र आ रही है कि दो तीन इशूज़ के ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। मैं शुरू में आपको एक बात बता दूँ कि एक बार एक स्पेसिफिक इशू पे बहुत ज़्यादा टीवी प्रोग्राम्स होने लग गए। तो मैं जिस इदारे में था उसके जो डायरेक्टर प्रोग्रामिंग थे उनके साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये टॉपिक जो है अब बस कर दें और यही मखसूस मेहमान हैं और ये टॉपिक है तो ये क्यों इतने ज़्यादा इसके ऊपर प्रोग्राम हो रहे हैं, कोई इसमें कोई और नई बात नहीं है, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। उस चैनल पे भी यही प्रोग्राम हुआ, उस पर भी यही हुआ, उस पर भी यही हुआ, तो क्या चक्कर है। उन्होंने मुझे बताया था, कहते हैं कि ये जो ऐड देने वाली कंपनीज़ हैं, जो इश्तिहार देती हैं कंपनीज़, उनके हाथ में बहुत कुछ होता है कंटेंट के हवाले से। वो ये जब इश्तिहार दे रही होती हैं तो उनकी डिमांड्स भी होती हैं। उनकी डिमांड्स दो तीन तरह की होती हैं। एक होती हैं कि वो कहते हैं कि ये स्पेसिफिक जो है ये गेस्ट हैं, इन मेहमानों को आपने बुलाना है। दूसरा उन्होंने कहा कि इनका ये भी होता है कि ये कहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर आपने एक प्रोग्राम रखना है। और तीसरा उन्होंने कहा कुछ वो कंटेंट ऐसा भी देते हैं जो कहते हैं कि वो चैनल अपनी तरफ से चलाएगा लेकिन कंटेंट वो देते हैं। तो मैंने कहा कि वो किस तरह का कंटेंट ज़्यादा उनका फोकस होता है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा उनका फोकस वो होता है जिससे नेगेटिविटी फैले, जिससे पाकिस्तान का मनफी इमेज दुनिया के सामने जाए, जिससे लोगों के अंदर एक ये इमेज आए कि पाकिस्तान तो कोई बहुत बुरी जगह है, कोई बदतरीन जगह है रहने के लिए। तो इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा जो है वो कहा जाता है। मेरा अगला सवाल उनसे ये था, मैंने कहा ये जो हमारे चैनल मालिकान हैं तो ये नहीं देखते कि वो ऐसे एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं जिससे पाकिस्तान का मनफी चेहरा दुनिया के सामने जा रहा है और लोगों के अंदर एक तरह से लोगों के जहनों में ये बात आ रही है कि पाकिस्तान रहने के लिए बहुत बुरा मुल्क है। तो उन्होंने कहा कि ये जो चैनल्स हैं ये एक इंडस्ट्री की तरह हैं, ये एक मिल की तरह है, ये एक फैक्ट्री की तरह है। इसको आप जिस प्रोडक्ट के तैयार करने के लिए पैसे देंगे ये चैनल आपको वही प्रोडक्ट तैयार करके दे देंगे। तो ये जो अभी मैं देख रहा हूँ दो इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा चैनल्स के ऊपर आ रहे हैं, उनके ऊपर पूरे प्रोग्राम हो रहे हैं। एक इस इशू के ऊपर कि पाकिस्तान में तो बहुत ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं, हो भी रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। रोज़ाना 7-8 बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है या ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। लेकिन ये शो कराना, ये साबित करना कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे बदतरीन मुल्क है, ये गलत है। पाकिस्तान अगर आप वो लिस्ट निकाल के देख लें जहाँ पे जिनसी ज़्यादती होती है बच्चों के साथ ख़वातीन के साथ, उसमें पाकिस्तान कौन से नंबर पे है। और जो ख़वातीन और जो लोग NGOs के लोग आके प्रोग्रामों में पाकिस्तान की मजम्मत कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं, जिन मुल्कों से वो फंडिंग लेते हैं उन मुल्कों के आप हालात देख लें कि उन मुल्कों के अंदर हालात क्या हैं। कल से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रही है, मैंने भी वो अपने फेसबुक पेज पे शेयर की। एहसन अयाज खतरान बलूचिस्तान के एक नौजवान है, बड़ा एक्टिव, मेरे ख्याल वो आजकल पंजाब यूनिवर्सिटी में है। तो एहसन अयाज खतरान ने वो पोस्ट लिखी हुई थी, एक खातून जो है व्लॉगर है, उसकी उन्होंने तस्वीर शेयर की हुई थी कि उसने पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाया, शायद बाइक पे उसने सफ़र किया और पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगाने के बाद उसने कहा कि मुझे जितनी इज़्ज़त मिली, रिस्पेक्ट मिली, जितना मैं जो है वो हिफाजत के साथ मैंने ट्रैवल किया, किसी ने मेरे साथ कोई जाति नहीं की, कोई जुल्म नहीं किया, कोई तशद्दुद नहीं किया। तो उन्होंने मुतासिर होकर उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया। वैसे तो आपको पता है इस्लाम कबूल करने के हवाले से बहुत सी पोस्टें चल रही होती हैं, फलाने भी इस्लाम कबूल कर रही है, वो बहुत सारी फेक होती हैं, फेसबुक पर शेयर लेने के लिए होती है। लेकिन उसके मैंने देखा कई जयत अखबारात ने उसके ऊपर खबर लगाई थी, तो इसलिए मैं उसका हवाला आपको दे रहा हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान का बदतरीन मुल्क है। हाँ, ये जरूर है कि एक वाक्य भी नहीं होना चाहिए, एक वाक़या भी तशद्दुद का नहीं होना चाहिए, जुल्म जाति का नहीं होना चाहिए, जिनसी दरिंदगी का नहीं होना चाहिए, एक भी वाक़या नहीं होना चाहिए। आइडियल सूरत हाल तो ये है, हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं और उसकी वजूहत और बहुत सारी है ना। अच्छा, इन्हीं ख़वातीन से आप पूछ लें जो इस वक्त बहुत ज्यादा संभाली नहीं जा रही, इनसे अगर आप ये कहना कि ठीक है इनको ये जो पकड़े जा रहे हैं ना
जिनसी ज्यादती वाले दरिंदे, इनको सज़ाए मौत देते हैं। कहती नहीं 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 नहीं, इंसानी हकूक़ का मसला है, ये कोई हल नहीं है। वो रीमा उमर जियो पे कह रही है, ये मैंने ट्वीट भी किया था, उसके जो अल्फाज थे वो कहना ये चाह रही है कि ये गलत है, ये जो हम कह रहे हैं कि सरेआम फांसी दें, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये इशू को डाइवर्ट करने वाली बात है। वो इस तरह की बातें कर रही हैं। अच्छा, सरेआम फांसी तो दूर की बात, वो फांसी के भी हक में नहीं है, क्योंकि जहां से उनको फंडिंग मिलती है वो फांसी के खिलाफ हैं, इसलिए ये खवातीन भी फांसी के खिलाफ हैं। एक तरफ तो कहती हैं कि जी वो सख्त से सख्त सजा दें, सख्त से सख्त सजा यही हो सकती है कि आप इनको फांसी दें, सरेआम फांसी दें, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं करना। दूसरा, एक तो इसके ऊपर प्रोग्राम हो रहे हैं पूरे पूरे, और दूसरा पूरे पूरे प्रोग्राम हो रहे हैं कि जी खवातीन सहाफ़ियों को बड़ा गैर महफूज हैं, बड़े मसाइल हैं। इसके ऊपर मैं कई वीडियोस कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ी सी बात दोबारा इसलिए करनी पड़ती है। कई लोग होते हैं जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी होती, वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो कहेंगे कि शायद मैं सपोर्ट कर रहा हूँ जो खवातीन सहाफ़ियों के ऊपर जुमले कसे जाते हैं, उनको धमकियाँ दी जाती हैं, उनको गालियाँ दी जाती हैं। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूँ सख्त से सख्त कवानीन बनाएं। जब हुकूमत सख्त कवानीन बना रही थी उस वक्त भी यही खवातीन मैदान में आ गई कि ये तो इंसानी हकूक़ पे की खिलाफवर्जी है, ये तो आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ है। उस वक्त इन्होंने रूल्स बनाने नहीं दिए, हुकूमत को रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने ही नहीं दिए। अब कहते हैं जी सख्त सजा दें ना। आप तो जिनसी दरिंदों को फांसी नहीं देने देती, आप सोशल मीडिया के रूल्स नहीं बनाने देती, और साथ ये भी कहती हैं कि जी सख्त कवानीन बनाएं, और साथ आप पूरी दुनिया को ये भी दिखा रही हैं कि पाकिस्तान बहुत गंदा मुल्क है, पाकिस्तान गैर महफूज है खवातीन के लिए, पाकिस्तान का मनफी इमेज भी आप जो है वो दिखा रही हैं। और आपका जो दावा है कि जो है वो हम खवातीन सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये काम कर रही हैं, तो ये तो मैं हर वीडियो में आपको याद दिलाता रहूँगा कि अगर इनका मकसद खवातीन सहाफ़ियों को जो गालियाँ पड़ती हैं, जो धमकियाँ मिलती हैं, जो हरासा किया जाता है, इनका अगर मकसद वो था तो वो तो ये पिछले 3 दिन में जितनी एक्सपोज हुई हैं, आज से पहले एक्सपोज नहीं थी कि जब अनम के बारे में अहमद वकास गुराई ने जो किया उसके ऊपर मुकम्मल खामोशी। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इनमें से किसी ने भी कोई ट्वीट नहीं किया, इन्होंने कोई बात नहीं की। अनम के ऊपर जो घटिया अल्फाज थे जो मैं नहीं दोहरा सकता, उसकी किसी ने मजम्मत नहीं की। तो ये एक तो ये चीज़ हो रही है, खवातीन सहाफ़ियों को हरासा करने के मामले पे पूरे पूरे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और अब मुझे नहीं पता कि दोबारा वही इश्तिहारात देने वाली कंपनियां जो हैं उनकी ये शर्त है या ये कोई और एजेंडा है। एजेंडे के बगैर ये नहीं हो सकता इस तरह से कि मुसलसल रोज़ाना एक चैनल के ऊपर पूरा पूरा प्रोग्राम। ये पूरी एक उस मुहिम की जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें भी इसी तरह दिया गया था कि रोज़ाना एक बड़े चैनल के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम होगा रोज़ाना, ताकि उस इशू को ज़िंदा रखा जा सके। और दूसरा, उसकी आड़ में ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली ये जो 36 तलाक याफ्ता औरतों का टोला है जिनमें से अपना घर कोई नहीं बसा सकी, वो अब निकल आई हैं मैदान में और ख़वातीन को इस्तेमाल करनी है। और ये इन दोनों, मेरा जिस्म मेरी मर्जी और खवातीन सहाफ़ियों को हरासा करने का मामला, इन दोनों के मास्टरमाइंड आप देख लें, इनके दोनों के मास्टरमाइंड एक होंगे, उन मास्टरमाइंड्स की फंडिंग एक होगी, और दोनों जगहों पे मकसद सिर्फ एक होगा, पाकिस्तान का मनफी चेहरा दिखाना, पाकिस्तान को बदनाम करना। ये एक ही मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ इनका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि खवातीन सहाफ़ियों का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। दूसरा एक और मामला, उमर शेख साहब ने एक बयान दिया। उमर शेख साहब ने जो बयान दिया गलत दिया, उनको नहीं देना चाहिए था। उन्होंने उसकी वजाहत भी कर दी, उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए। लेकिन उमर शेख के ख़िलाफ़ जो पूरी एक मुहिम चलाई गई है और चल रही है, और आप इस यहाँ पे रुक के एक चीज़ और भी देखें, इस मुहिम पे आने से पहले मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ अदालत में चली गई। पिछले 2 सालों में मुस्लिम लीग नून कहती रही कि एहतसाब गलत हो रहा है, नून लीग अदालत में नहीं गई। नून लीग कहती रही महंगाई हो गई है, नून लीग अदालत में नहीं गई। चीनी और आटा महंगा हो गया है, नून लीग अदालत में नहीं गई। आवाम के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, नून लीग अदालत में नहीं गई। आसिम बाजवा साहब का मामला, नून लीग अदालत में नहीं गई। अब ये नून लीग क्यों चली गई है उमर शेख साहब के खिलाफ, क्यों चली गई है? आखिर कोई तो बात है कि नून लीग चली गई है। और फिर नून लीग के जो हामी हैं वो उमर शेख साहब के खिलाफ पूरी उन्होंने मुहिम चलाई हुई है। फिर पुलिस के अंदर से बहुत ज़्यादा है लोगों को अप्रोच किया जा रहा है कि उमर शेख के खिलाफ अब चीज़ें करें। और फिर पीपल्स पार्टी की जो हामी खवातीन एंकर्स हैं, मेल एंकर्स हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो नून लीग और जो पीपल्स पार्टी के हामी सारे लोग हैं ना, वो भी आजकल किराए पे मुयसर है नून लीग को। क्योंकि आपको पता है ना कि इस वक्त नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब, इनका ऐसा गठजोड़ है कि एक पे बात आती है सारे उसका दिफा करते हैं। तो वो पीपल्स पार्टी वाले भी नून लीग के साथ मिले हुए हैं उमर शेख के मामले में। देखें, उमर शेख साहब का मामला ये है, मैं तो चाहता हूँ, मेरा तो ये ख्याल है कि उनको, मैं माफ़ी का तो बार बार कह रहा हूँ, उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने, उनकी नीयत कुछ और होगी, कहना वो कुछ और चाह रहे होंगे, क्या कुछ और गए होंगे, मीडिया पे बात करना ज़रा मुख्तलिफ होता है। लेकिन उमर शेख साहब ने जो बात
मेरी राय उनके बारे में, पहले मैं ज़ाहिर उनको ज़्यादा नहीं जानता था, ना पता था, लेकिन मेरी राय उनके बारे में तब्दील हुई जब मैंने उनको रऊफ़ क्लासर साहब और आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम में सुना पब्लिक टीवी पे। रऊफ़ क्लासर साहब और आमिर मतीन साहब ने पब्लिक टीवी पे प्रोग्राम शुरू किया। उनके प्रोग्राम में एक बहुत ज़बरदस्त बात की उमर शेख साहब ने। उसमें उमर शेख साहब ये कहते हैं कि क्लासर साहब और आमिर साहब को कि मुझे 90 दिन दे दें, 90 दिन बाद लाहौर खुद बोलेगा कि हाँ मेरे अंदर तब्दीली आ गई है। और उमर शेख साहब ये कहते हैं कि पुलिस के अंदर जो है जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, एहतसाब नहीं लाएंगे। और उमर शेख साहब ने बताया और क्लासर साहब ने भी बताया कि उन्होंने डीजी खान में भी ऐसे ही किया कि एक डीएसपी या पता नहीं एसएचओ को बुला के और हथकड़ियाँ लगवा दी, और ये लाहौर में भी ऐसे ही किया। उमर शेख साहब ये कहते हैं कि जब हम पुलिस वाले को मुअत्तल कर देते हैं ना, वो तो मज़े में होता है, खुश हो जाता है कि मुअत्तल होकर भी तनख्वाह मुझे मिलती रहेगी। और मुअत्तल जिस पे आप उसको जिस केस में कर रहे होते हैं उसमें वो 2 करोड़ रिश्वत लिए बैठा होता है, 1.5 करोड़ रिश्वत लिए बैठा होता है। वो कहता है मैंने तो सारी ज़िंदगी का माल इकट्ठा एक ही केस में ले लिया है, कर दो मुअत्तल। वो कहते हैं कि मुअत्तल ही हल नहीं है, वो कहते हैं फ़ौज वाला सिस्टम यहाँ पर लाना होगा। जैसे फ़ौज में कोर्ट मार्शल होता है, उसके बाद वो दोबारा आ ना सके नौकरी में, और साथ ही उसको हथकड़ियाँ लगवाई जाएँ, उसको गिरफ्तार किया जाए। वो कहते हैं ये आप करेंगे तो पुलिस सुधरेगी, पुलिस ठीक होगी। ये बात दुरुस्त है। जब तक आप पुलिस को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप पुलिस के अकाउंटेबल नहीं करेंगे, जब तक सख्त सजाएं पुलिस वालों को नहीं देंगे, पुलिस में तब्दीली नहीं आ सकती। हर शोबे में ऐसे ही है, हर शोबा तबाह हाल है, चाहे वो मीडिया है वो तबाह हाल है, जुडिशरी है वो तबाह हाल है। लेकिन पुलिस और जुडिशरी सबसे पहले इन दो को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर 2 नंबर काम के ऊपर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस ने करनी होती है। मुजरिमों को, मुलजिमों को पुलिस ने पकड़ना होता है, उनको सजाएं अदालतों ने देनी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो उमर शेख साहब के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई और चल रही है, इसके कुछ और मकासद हैं। ये जो मुहिम चलाने वाले हैं इनके आप ज़रा ताने बाने देख लें कहाँ पे मिलते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये 2 खेल जो हैं वो खेले जा रहे हैं कि 2-3 खेल खेले जा रहे हैं। एक पाकिस्तान को बदतरीन मुल्क, और ये के पास ये को पाकिस्तान को बिल्कुल ही हर वक्त जो है वो ख़वातीन बिल्कुल गैर महफूज हैं, बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकती। दूसरा ये ख़वातीन सहाफ़ियों को हरासा करने की मुहिम। तीसरा उमर शेख साहब के खिलाफ मुहिम। तो ये साने मोटरवे की आड़ में ये सारा कुछ वो किया जा रहा है। वरना मुझे एक बात और बताएं, उमर शेख साहब ने तो एक बयान दिया ना, उमर शेख साहब ने एक बयान दिया है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ वो बयान गलत है, मजम्मत भी करें, उमर शेख साहब को माफ़ी भी मांगनी चाहिए। लेकिन ये जो मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी वाली है, और ये जो NGOs वाली, और ये जो ख़वातीन सहाफ़ियों को हरासा करने वाली, और ये सारी मिलके और उमर शेख साहब की जो मजम्मत फरमा रही हैं, मुझे एक बात बताएंगे, वो जो पुलिस वाला था जिसने मॉडल टाउन में एक खातून को जबड़ों में गोलियां मारी थी, क्या उसका नाम किसी को याद है? क्या कभी उसके खिलाफ इन्होंने बात की है? खातून को जबड़ों में गोलियां मारना, एक हामला खातून को मारना, गोलियां मारना और शहीद करना, वो ज़्यादा बड़ा जुर्म है या ख़वातीन के हवाले से कोई बयान दे देना बड़ा जुर्म है? यहाँ पे तो आप संभाली नहीं जा रही, यहाँ पे तो आप कहती हैं कि बस 1 मिनट से पहले इसको फांसी लगा दें, इसको उमर शेख को। लेकिन वहाँ पे आप खामोश हैं, क्योंकि वो नून लीग का वाक़या था, क्योंकि वो शहबाज शरीफ ने बंदे मरवाए थे, क्योंकि उस वक्त आप की दिल वाली हुकूमत थी। वहाँ पे आपको नाम ही नहीं पता कि वहाँ पे कौन सा पुलिस वाला था। वो पुलिस वाले आज भी ड्यूटीज़ पे मौजूद हैं, वो आज भी उनको तरक्कियाँ मिली हैं, वो उनको उस्मान बुज़ार सरकार भी आके नहीं हटा सकी, लेकिन उस पर आप खामोश हैं। यहाँ पे आपको बड़ी तकलीफ़ है, बड़े आपको मसाइल हैं, बड़े मसले हैं आपको। तो ये इतना सादा मामला नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है नून लीग भी यही चाहती है कि उमर शेख साहब को हटाया जाए, और नून लीग के जो हामी है मीडिया में वो सारे लगे हुए हैं इस वक्त कि किसी तरह से उमर शेख को हटाया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ उमर शेख साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, और उमर शेख साहब को टाइम मिलना चाहिए, उनको काम करना चाहिए। जो बात उन्होंने क्लासर साहब और आमिर साहब के प्रोग्राम में की है, हमारी जदून साहिबा के प्रोग्राम में किया है, मैं ये समझता हूँ कि उस बात पे इनको अमल करके दिखाना चाहिए। अब उन पर दबाव ज़्यादा है, तब्दीली नज़र आनी चाहिए, स्ट्रीट क्राइम्स रुकनी चाहिए, पुलिस में तब्दीली नज़र आनी चाहिए, और वाज़े तौर पे फ़र्क नज़र आना चाहिए, ताकि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, बाकी जगहों पे भी प्रेशर बढ़े पुलिस के ऊपर। इस्लामाबाद में तबाही और बर्बादी शुरू हो गई है, बिल्कुल गैर महफूज हो गए इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जितनी चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं, और पुलिस सिर्फ ट्विटर पे आपको कोई वाक़या आ जाए तो उस पर एक्टिव हो जाती है, वरना आपको कोई कारकर्दगी खास नज़र नहीं आ रही। तो देखते हैं इस हवाले से अब हमारे इदारे क्या करते हैं। हमारे इदारे पहले खामोश रहते हैं, और बाद में जब मामला बहुत आगे चला जाता है तो फिर इनको समझ नहीं आती कि आप करें तो करें क्या। ये वो मौका है, देखें कि कौन है ये जो मुहिम चल रही है दोनों, इसके पीछे कौन है, उनको फंडिंग कौन कर रहा है, कौन है जो पाकिस्तान का मनफी इमेज सामने ला रहा है। और ये एडवर्टाइजमेंट वाला भी ज़रा चेक करेंगे, ये कौन लोग हैं, कौन है जिनके हाथ में एडवर्टाइजिंग की पॉलिसी है, और वो इस पॉलिसी के ज़रिए रेटिंग को भी मैनेज करते हैं, उस प्रोग्राम को ज़्यादा रेटिंग दिलवाते हैं जिसको वो दिलवाना चाहते हैं, और उसको वो ऐड देते हैं जिसको वो देना चाहते हैं, और फिर जिसके ज़रिए वो एजेंडा भी अपना सेट करते हैं। ये सारी चीज़ें रियासती इदारों और रियासत की देखने वाली हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो।
अल्लाह हाफिज़।